नमस्कार। संसदीय समितियों के रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना, जिसे हम आम भाषा में एमपीलैड या सांसद निधि के नाम से भी जानते हैं। एमपीलैड फंड से सांसद अपने क्षेत्र में विकास कार्य करते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति ने बीते बजट सत्र में एमपीलैड फंड योजना के तहत निधियों के आवंटन और उपयोग की समीक्षा पर आधारित अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में न सिर्फ सभी पहलुओं की समीक्षा की, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। संसदीय समितियों की सिफारिशों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर, साथ ही विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा। एमपीलैड फंड योजना के तहत निधि आवंटन विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरिंदम मोदक, उप महानिदेशक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि प्राक्कलन संसदीय समिति की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसे बजट सत्र के दौरान 4 अप्रैल को संसद में पेश किया गया। संसदीय समिति ने एमपीलैड फंड योजना के तहत निधि आवंटन और उपयोग की समीक्षा विषय की विस्तृत पड़ताल की और सुधार के लिए कई अहम सुझाव भी दिए। संसद की प्राक्कलन समिति ने बीते बजट सत्र में 4 अप्रैल को एमपीलैड फंड योजना के तहत निधियों के आवंटन और उपयोग की समीक्षा पर आधारित अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में न सिर्फ सभी पहलुओं की समीक्षा की, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में एमपीलैड योजना में फंड जारी करने की प्रक्रिया को सरल और तेज करने की सिफारिश की है। समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि जिला नोडल अधिकारियों और मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी है, जिस वजह से किस्तों को जारी होने में देरी होती है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि समय पर धनराशि जारी करना महत्वपूर्ण है, ताकि विकास से जुड़ा कोई भी कार्य रुके नहीं। समिति ने कहा है कि शिक्षा प्रणाली के बेहतर भविष्य के लिए एमपीलैड योजना का विस्तार होना चाहिए। संसदीय समिति का मानना है कि एमपीलैड योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी समिति की नियमित समीक्षा बैठकें होनी चाहिए। अगर हम एमपीलैड फंड योजना की बात करें तो सांसदों को अपने क्षेत्र या राज्य में विकास कार्यों के लिए फंड दिया जाता है। बीते दिनों हमने देखा था, कोविड के दौरान 2 साल के लिए यह जो फंड था वो निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से शुरू हुआ। हम आपसे जानना चाहेंगे दर्शकों के नजरिए से कि एमपीलैड फंड क्या होता है और इसका किस तरह से क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ये एमपीलैड फंड 1993 23 दिसंबर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शुरू किए थे। शुरू में ये एमपीलैड फंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ था। 1994 में ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़ गया। अभी एमपीलैड फंड में हर माननीय संसद को साल में 5 करोड़ रुपया अलॉटेड है। ये फंड हमारा 790 सांसद जो है उनके लिए हर साल 5 करोड़ के हिसाब से हमारा टोटल कुल राशि है 3,950 करोड़। ये साल भर का हमारा बजट है। अब ये फंड जो हमारा एमपी महोदय है, वो लोग, इन लोगों ने जो लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कैसे? ये जो लोकली फेल्ट नीड, हमारा जो लोकली आकांक्षा है लोगों का, यहाँ पे एक ये कम्युनिटी सेंटर चाहिए या कोई ब्रिज कल्वर्ट चाहिए या सड़क ठीक से नहीं बन रहा है या स्कूल में कुछ ये करे, तो जो लोकली फेल्ड नीड होता है, ये नीड को कैटर करते हुए ये फंड को एमपी महोदय का डिस्कशन में वो रिकमेंड करते हैं। आप ये रिकमेंडेशन एमपी महोदय जब भी उनका टर्म शुरू होता तब से कर सकते, साल भर वो रिकमेंड करते, पूरा 5 साल तक उनका रिकमेंडेशन जारी रहते। उनका रिकमेंडेशन जब करते, उनको वो जो एंटाइटलमेंट है 5 करोड़ पर साल के हिसाब से, अगर 5 साल का होगा तो 25 करोड़ तक उनका जो रिकमेंडेशन सीमित रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन का देखा जाए तो जब ये एक एमपी महोदय राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जब इलेक्टेड होता है पहले, तो फर्स्ट ईयर में उनका जो कुल राशि है उसका 6-6 महीने का इंस्टॉलमेंट हम बांट देते जी। तो 5 करोड़ एक साल के हिसाब से 6-6 महीने का 2.5 करोड़ का जो है
वो हम शुरू में दे देते। अरिंदम, अगर मैं जानना चाहूँ, लोकसभा के सांसद का अपना एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, राज्यसभा के सांसद राज्यों से चुन के जाते हैं, तो क्या ऐसी कोई बाध्यता होती है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इस एमपी लेड फंड का इस्तेमाल करें, या फिर वो किसी भी देश के अलग हिस्से को चुन सकते हैं? जो लोकसभा सांसद है जनरली उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो संसदीय क्षेत्र में ही उनका फंड को उन्होंने खर्चा कर सकते हैं, लेकिन बाहर में भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी दूसरे जिले में भी वो कर सकते हैं। देयर आर सम कुछ क्लॉज है, जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी हुआ या कुछ कारण के लिए, लेकिन उसके लिए भी देयर आर सम स्कोप्स। राज्यसभा सांसद जो है उन्होंने दे हैव टू सिलेक्ट अ नोडल डिस्ट्रिक्ट वो राज्य के अंदर, और जो राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर है वो पूरा देश भर भी नोडल डिस्ट्रिक्ट उनको चुनना है और उन्होंने उधर उनका फंड देते। दे कैन चेंज द डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उनको पहले से उसको बोलना पड़ेगा। इसमें से एक बात याद रखना है, कोई भी मान लीजिए एक लोकसभा जो संसद है उनके इलाके में 2 डिस्ट्रिक्ट है जी, 2 जिले हैं। अब एक जिले को वो नोडल डिक्लेयर करेंगे, हो सकता है दूसरे जिला में भी काम होगा, तो दैट विल बी वो इम्प्लीमेंटिंग डिस्ट्रिक्ट होगा और ये नोडल डिस्ट्रिक्ट होगा। तो इसी हिसाब से इसका बिजनेस है जी। और अगर ये जानना चाहें, जैसे कोई सांसद किसी प्रोजेक्ट के बारे में, मान लीजिए कोई सड़क हो या जैसा आपने बताया कम्युनिटी सामुदायिक केंद्र बनना हो या अन्य तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए वो रिकमेंड करते हैं, तो जिला अधिकारी जो होते हैं क्या करते हैं? मतलब जैसे सांसद अगर इसमें रोल ऐसा ही है, सांसद जो लोकली ड्यूरेबल एसेट्स है, लोकली फेल्ट नीड्स है, उसके हिसाब से उन्होंने रिकमेंडेशन देते। अब ये रिकमेंडेशन चला जाता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को जी, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इसको सैंक्शन करेंगे, पहले देखेंगे, इसको विचार करेंगे, इसका फिजिबिलिटी स्टडी करके इसको सैंक्शन करेंगे। वो सैंक्शन 75 डेज के अंदर करना है। अगर रिजेक्ट करना है तो 45 डेज के अंदर उसको रिजेक्ट करना है विद प्रॉपर रीजंस दैट ये इसीलिए नहीं हो पा रहा है, और 75 डेज के अंदर ये सैंक्शन करना है। उसके बाद जो काम है, ये काम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी एक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सिविल वर्क कुछ होगा, कोई चिल्ड्रन पार्क बनेगा या कोई कम्युनिटी सेंटर बनेगा, तो जो पीडब्ल्यूडी होगा जिले के साथ जुड़े हुए, उनको दे आर द वो लोग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उनके पास ये चला जाएगा। वो लोग बाकी काम कार्रवाई करेगा और 12 महीने के अंदर सैंक्शन होने का 12 महीने के अंदर ये काम को खत्म करना है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि एमपी लेड योजना के तहत फंड जारी करने की प्रक्रिया को सरल और तेज होना चाहिए और पहली किश्त के 80% कामकाज के उपयोग प्रमाण पत्र की शर्त को समिति ने एक बाधा के तौर पर भी देखा है। अरिंदम, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो एमपी लेड फंड है वो उसकी वो रिकमेंडेशन करते हैं और जिला अधिकारी जो होते हैं वो जांच करके उसको 75 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। अभी जो हम 75 दिन के अंदर सैंक्शन करना है, सैंक्शन करने का, माफ कीजिएगा, सैंक्शन कर देते हैं। अभी जिस तरह से संसदीय समिति ने अपनी इस पूरी पड़ताल में जो एमपी लेड फंड को लेकर उन्होंने की है, उन्होंने पाया है कि जो 80% पहली किस्त जारी होने के बाद उसके कामकाज को लेकर जो प्रमाण पत्र देना होता है वो कहीं ना कहीं एक बाधा है और जो कामकाज है वो लटक जाता है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही। कोई भी काम करने के लिए हमारा जीएफआर हमको फॉलो करते भारत सरकार में। अब ये जीएफआर में देयर आर वहाँ पे कुछ कारण ये है दैट अगले फंड देने के लिए हमको कुछ कागजात का जरूरी है। वो कागजात क्या है? एक एमपीआर आएगा, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा, एक ऑडिट रिपोर्ट आएगा। ये जब आएगा वो दिखाएगा दैट काम कंप्लीट हुआ या नहीं। तो ये जो 80% बोल रहा है या अगले का जो है, जैसे हम आगे का फंड तभी रिलीज करेंगे जब अनसैंक्शन बैलेंस 1 करोड़ के नीचे है या अनस्पेंट बैलेंस 2.5 करोड़ के नीचे है, तभी हम आगे का फंड दे सकते जी। अब ये हमारा जीएफआर से हम ये है, जीएफआर में ये क्लॉजेस है, फिनेंस मिनिस्ट्री का ये गाइडलाइन है जी। तो ये गाइडलाइन हम सबको मान के चलना होगा। इसमें एक आपको आशा की बानी हम ये बोलेंगे दैट ये जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, एमपीआर, ये सब फिजिकली होते थे आज के दिन जी, आज तक ये फिजिकली होते थे। लेकिन अभी हमारा जो ऑनलाइन, मोबाइल और ये परिसेवा, डिजिटल परिसेवा काफ़ी अच्छा हो गया।
तो हमारा एमपीलैट का जो पोर्टल है ये हम पूरा रिवैम्प करने जा रहे हैं जी। अब जब ये रिवैम्प हो जाएगा, इसमें से हमारा इसके साथ साथ हमारा जो पीएफएमएस है जिसमें से फंड जाता और पीएफएमएस में ईट मॉड्यूल भी जो है, ये सारे कुछ इंटीग्रेट करके हम इसको पोर्टल के साथ ले जाएंगे। तो जब से ये चालू हो जाएगा, ये कार्यक्रम ऑलरेडी हमारा डेवलपमेंट अभी शुरू स्टेज पे है, तो जब ही ये चालू हो जाएगा तब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एमपीआर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तब वो जो मैनुअल एमपीआर का इंतजार है वो खत्म हो जाएगा और इसका फंड फ्लो का जो स्कोप है ये काफी जल्दी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें है, अभी 9 मार्च को 2022 को फिनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर देके ये हमारा जो फंड फ्लो सिस्टम है फॉर ऑल सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये सारे को सेंट्रल नोडल एजेंसी और ट्रेजरी अकाउंट की तरह वो लाने का ये क्या इसमें ये है, अभी हर स्टेट में एक सेंट्रल जो स्टेट नोडल है, हमारा एमपीलैट फंड में स्ट्रक्चर ऐसा है जो है स्टेट नोडल, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट नोडल। तो स्टेट नोडल का स्टेट का एक डिपार्टमेंट होता, वो लोगों को हमने सेंट्रल नोडल एजेंसी डिक्लेयर करेंगे और वहाँ पे एक बैंक अकाउंट क्रिएट होगा और सारे फंड वहाँ जाएगा जी। उनके नीचे सारे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट में सब अकाउंट क्रिएट होगा, वो जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन होगा, किसी का पास फंड नहीं जाएगा, जो भी अकाउंट बुक होगा सीधा सेंट्रल नोडल एजेंसी का फंड से वो चला जाएगा। वंस इट इज डन, अभी किसी के पास पार्किंग नहीं होगा फंड और कॉन्स्टेंटली ये फ्लो काफी तेजी से होगा और ये पूरा सिस्टम हमारा पोर्टल जो है ये पोर्टल में करेंगे तो सबके पास इसका जो सूचनाएं है, सबका माने स्टेटस है वो रियल टाइम बेसिस पे आएगा। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया के तहत जो तमाम प्रक्रिया है उसे ऑनलाइन किया जाएगा और कहीं ना कहीं इससे जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार होगा और फंड को रिलीज करने की जो प्रक्रिया है जिसको लेकर संसदीय समिति ने कहा है कि उसे तेज करने की जरूरत है ताकि विकास कार्यों में बाधा ना हो। तो अरिंदम बता रहे हैं उस और कामकाज बड़ी तेजी से हो रहा है और आने वाले समय में हमें ये सब तब्दीली देखने को मिलेगी। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि सांसद के बदल जाने के बाद उनके द्वारा स्वीकृत कामों को बीच में ही छोड़ दिया जाता है और पूर्व सांसदों के स्वीकृत फंड का सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। संसदीय समिति ने मंत्रालय से किसी भी परियोजना को बीच में ना छोड़े जाने का सुझाव दिया है। अरिंदम, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। संसदीय समिति ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि जब एक सांसद चले जाते हैं और उनकी जगह दूसरे सांसद आते हैं तो पूर्व के जो सांसद होते हैं उनका जो कोई प्रोजेक्ट होता है तो देखा गया है वो कहीं ना कहीं लटक जाता है, उसमें उतनी तेजी से कामकाज नहीं होता, फंड रिलीज नहीं होते। तो उसको लेकर चिंता जाहिर की है संसदीय समिति ने। संसदीय समिति का ये चिंता को हमने सम्मान करते, लेकिन हमारा कहना ये है, हमारा एमपीलैट का जो गाइडलाइन है इस पे एकदम क्लियरली लिखा है, संसद का टर्म एक खत्म होने का कई सारे कारण हो सकता है। संसद का टर्म खत्म हो गया, संसद ने वो क्षेत्र छोड़ दिया या देहांत हो गया सांसद की, तो जो भी कारण हो उनका जो रिकमेंडेशन है उसका जो फंड चला गया उसको 12 महीने के अंदर उनको कंप्लीट करना है स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट नोडल को, डिस्ट्रिक्ट एजेंसी को या इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, ये उनको करना है। अभी जैसे संसद का अभी कोई भी माननीय संसद उनका अंतिम दिन तक रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अच्छा, जो देंगे फंड के मुताबिक वो डिस्ट्रिक्ट को उनका टर्म खत्म हो जाने के बाद एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता, 18 महीने के अंदर वो काम खत्म करना है। 18 महीने जैसे हमने अभी भारत का 6 जगह में हमने वर्कशॉप किया हमारा गाइडलाइन रिवाइज करने के लिए, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी और लखनऊ में, तो हर जगह बोला ये जो 18 महीने हम टाइम दे रहे हैं काफ़ी अच्छा है, ये टाइम पे काम हो जाना चाहिए। उसके बाद 3 महीने और है हमारा अकाउंट क्लोज करने का। तो ये जो 21 महीने है, 21 महीने कोई भी संसदीय काम के लिए क्षेत्र तो आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए लोकसभा सांसद हैं और आम चुनाव होते हैं वो हार जाते हैं, उसके बाद भी 21 महीने तक उनके द्वारा जो रिकमेंडेड काम होते हैं जो स्वीकृत हो चुके हैं वो पूरा करना है। डिस्ट्रिक्ट नोडल स्टेट गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट नोडल के पास इंफॉर्मेशन है और वो उनको कंप्लीट करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पे गाइडलाइन पे ये है, स्टेट गवर्नमेंट उनके पास उनका पैसा से वो उसको कंप्लीट करना है। हालांकि हमारा जो संसदीय तहसील का जो है दिस फंड इज नॉन लैप्सेबल, फिर भी 21 महीने के अंदर अगर ये नहीं कर पाए, अभी उसको आगे चर्चा चल रहा है और भी आगे ज़्यादा करे, उसको और भी 39 मंथ्स का
या अच्छा, कुछ और भी समय सीमा बढ़ाने की बात चल समय रही है। सीमा ये जो है उसको बढ़ाने का भी चर्चा यानी डिस्कशन चल रहा है, अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो ये टाइम के बाद वो काम को कंप्लीट करना है बाय स्टेट फंड जी। और जो टाइम दिया जाता है ये टाइम जनरली सफिशिएंट टाइम ये हमारा डिस्कशन से आ रहा है। एक चर्चा मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि ये जो काम होता है, तो ये क्या पूरा जो 5 करोड़ होता है एक सांसद का एक साल में जो मिलता है, ये पैसा केंद्र सरकार इसका वहन करती है, राज्य सरकार क्या हिस्सेदारी होती है? नहीं, पूरा केंद्र सरकार वहन करते, हमारा ये पैसा पूरा राज्य सरकार को हम दे देते और वो देने का जो तरीका है ऑलरेडी मैंने बोला, वो ढाई करोड़ करके होता है। इस साल जो हुआ हमारा 2 साल के आसपास कोविड के वजह से ये एमपीलैट बंद था, तो 20-21 का कोई फंड एलोकेशन नहीं था और 21-22 में भी अंत में नवंबर के आसपास हमारा एमपीलैट फिर रीओपन हुआ, लेकिन ये पीरियड कम था इसीलिए 2 करोड़ पार माननीय संसद के लिए रिलीज हुआ था और 14 जनवरी 2021 से हमने रिलीज किया और काफ़ी फंड हमने रिलीज किया, अराउंड 1700 करोड़ हमने रिलीज किया था वो 2-2.5 महीने में जी फॉर माने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एमपीलैट स्कीम। जी। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र स्थापित होना चाहिए ताकि विकास से जुड़ा कोई भी कार्य रुके नहीं। लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फंड जल्द से जल्द जारी हो। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि जिला नोडल अधिकारियों और मंत्रालय के बीच समन्वय की भारी कमी है और इस वजह से किस्तों को जारी करने में देरी होती है। सर, ये संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में जो पाया है कि कहीं ना कहीं फंड रिलीज या फिर जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उसमें उसके डिले होने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं जो नोडल जिला अधिकारी हैं उनमें और जो मिनिस्ट्री है उसके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव संसदीय समिति ने पाया है। तो किस तरह से इसे दूर करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? जी, जहाँ पे विकास का मामला है वहाँ पे कोई डिले का कोई बर्दाश्ती नहीं है, ना राज्य सरकार बर्दाश्त करते ना हम केंद्रीय सरकार बर्दाश्त करते। बात यह है हमारा जो वर्तमान जो फंड रिलीज का तरीका है वो मैनुअल है जी, और इनमें से कभी कभी डिस्ट्रिक्ट से हमारा जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एमपीआर ये सब आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें समन्वय का कम नहीं है, लेकिन मैनुअल सिस्टम का हमारा ये जो काम मैनुअल पद्धति में इसमें थोड़ा डिले का उसलिए हो सकता है, लेकिन हमारे पास आने के बाद 1 या 2 हफ्ते में हम पूरा फंड रिलीज कर देते हैं। वो प्रक्रिया हमारे तरफ से एक बार पहुंचने के बाद डिले हमारे तरफ से हम करने का कोई गुंजाइश नहीं छोड़े जी। बाकी जो है जैसे मैंने आपको बोला डिजिटाइजेशन एक बार कंप्लीट जब होगा, सीएनए मॉड्यूल बैंक का जब इंप्लीमेंट होगा, पीएफएमएस के जब एक बार इंटीग्रेट हो जाएगा, तब ये जो सारे कारण हैं ये कारण आने के वाले दिन में नहीं रहेगा। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो अपनी पड़ताल की है उसमें उसने कोविड के दौरान जैसा आपने खुद भी बताया कि बीते 2 साल निलंबित रही ये योजना, चूंकि कोविड की वजह से और भी कामों में भारत सरकार पैसा लगा रही थी। उस 2 सालों के निलंबन की वजह से जो उससे पहले के सांसदों के रिकमेंडेशन थे, जो काम चल रहे थे, वो रुक गए थे। संसदीय समिति ने चिंता जाहिर की थी और कहा था जो परियोजनाएं उस समय रुक गए थे उनको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि वो पूरे हो सके। ये हमने भी ये किया, संसदीय कमेटी का ये जो है इसको भी हमने काफ़ी सम्मान करते। जस्ट ये मैं बोलूँगा वो जो फंड पहले जो रुके थे वो ऑलरेडी कोविड के कारण फंड फ्लो सिर्फ रुके नहीं, काम भी रुक गया था, पूरा देश स्टैंड स्टिल हो गया था। तो जब ये हमारा फिर ओपनिंग अप हुआ, इकोनॉमी जब ओपन किया, जब काम हम लोग सब कुछ जब चलना शुरू किया तो एमपीलैट का काम भी शुरू हो गया और हमारा उम्मीद ये है, हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, ये हमारा काम आगे चल रहा है और कंपटीशन हो रहा है, इसीलिए तो आगे का फंड रिलीज हो रहा है। कंपटीशन काफ़ी हो गया तो आगे ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एस्टीमेट संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया कि सुविधा केंद्र का लाभ नहीं लेने पर भी सांसद के एमपीलैट्स फंड से 2% प्रशासनिक शुल्क की कटौती होती है, इसे रोका जाना चाहिए। संसदीय समिति ने एमपीलैट योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निगरानी समिति की नियमित समीक्षा बैठकों को कराने का भी सुझाव दिया है। सर, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो 2% का जो कटौती होती है और सुविधा केंद्र आपने हर जिले में सांसदों के लिए बनाए हैं,
लेकिन संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि कई सांसद इस केंद्र का लाभ नहीं लेते हैं, उसके बावजूद उनके 2% कट जाते हैं। तो इसे रोका जाना चाहिए। आप लोग किस तरह कदम उठा रहे हैं? एक्चुअली ये जो 2% है, ये सिर्फ फैसिलिटेशन सेंटर के लिए नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए है, जिसमें फैसिलिटेशन सेंटर इस एक कंपोनेंट है। जी। अब फैसिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए साल में मैक्सिमम 5 लाख रुपया का स्कोप है। अभी जो हमारा वर्कशॉप हुआ था वहाँ पे ये भी चर्चा हुआ, ये फैसिलिटेशन सेंटर का जो कुल राशि 5 लाख है, इसको ज़्यादा करने का भी चर्चा हुआ था। तो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट इसके फेवर में भी बोला। अब जहाँ तक 2% का जो मामला है, 2% का इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए जाता है। इसमें से 1% रहता हमारा नोडल डिस्ट्रिक्ट में जी। 0.8% रहा, 0.8% रहा नोडल डिस्ट्रिक्ट में, 1% रहा इम्प्लीमेंटिंग डिस्ट्रिक्ट में, और 0.2% रहा स्टेट नोडल पे। जी। अब इसी हिसाब से इसको होता। और जहाँ तक निगरानी समिति का जो बोल रहे हैं जी, तो उसका भी हमारा चर्चा चल रहा है। तो इसको कैसे सिस्टमेटिक किया जाए और इसको रेगुलर बेसिस पे हमने मॉनिटरिंग करें। और सर मैं इसमें एक जानना चाहूँगा, जैसे आप लोग जिला स्तर पर कामकाज कराते हैं, बहुत अच्छा प्रावधान है कि निगरानी समिति आप लोगों ने बनाई है हर जिले में, जो कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग करती है। वो किस तरह से काम करती है? एक्चुअली निगरानी समिति अलग से हर जिले में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसका चेयरमैन एक एमपी होता। हर जिले में दिशा का भी एक कमेटी होता। जी। तो एमपी लैड रिलेटेड सारे काम, ये जो सारे हमारा जो चर्चा हुआ था 6 वर्कशॉप में, ये भी सजेशन आया था दैट अलग से एमपी लैड के लिए बैठक ना करके दिशा और एमपी लैड एक साथ बैठक करके वो लोग उसको मॉनिटरिंग करते। जी। तो अलग से हो सकता है जो कमिटी वाला जो बातें है, इसमें चर्चा चल रहा है। तो डेफिनेटली विद इन फ्यू मंथ्स हमने इसके ऊपर विचार करके कुछ ना कुछ सुझाव में आ जाएंगे। अरिंदम, जो संसदीय समिति है उसने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है सांसद एमपी लेड का जो फंड है अपना, वो इस्तेमाल करते हैं कई बार शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों को लेकर भी। और संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि कहीं ना कहीं से शिक्षा प्रणाली में और बेहतर भविष्य के लिए ये योजना काफ़ी प्रभावी हो सकती है। कुछ बताया गया था इस फंड में एक लिमिटेशन है शायद देने की, तो उस और उन्होंने कहा था इस पर विचार करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। ये क्या है, ये जो शिक्षा प्रतिष्ठान है, हमारा संसदीय समिति का फंड शिक्षा प्रतिष्ठान जो गवर्नमेंट एडेड या अनएडेड जो है वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारे कोई ना कोई ट्रस्ट में है। तो सोसाइटी ट्रस्ट को पैसा देने का कोई लिमिटेशन सीलिंग है। जी। कोई भी सोसाइटी को पैसा, जनरली एमपी लेड का पैसा सोसाइटी को डायरेक्टली दिया नहीं जाता कोई भी कारण में। जी। लेकिन स्कोप है 50 लाख तक एक सोसाइटी में हम उसका लाइफ टाइम में सोसाइटी दे सकते। और एमपी महोदय भी साल में 1 करोड़ तक सोसाइटीज को पैसा दे सकते, मैक्सिमम 50 लाख टू एक सोसाइटी। अब इसमें से क्या है, पैसा जब देते आउटराइट पैसा नहीं देते, कोई स्कीम करके स्कीम के हिसाब से वो सामान के लिए वो देते। अगर कोई स्कूल का कोई बिल्डिंग बनाना है या लाइब्रेरी बनाना है या डिजिटल क्लासरूम बनाना है, अभी ऐसा भी चर्चा चल रहा है जैसे कोविड में हुआ था, पैंडेमिक में बहुत सारे जगह में बहुत सारे स्कूल में डिजिटल स्कोप ना होने में वो नहीं, तो मोबाइल और टैब ये भी देने के लिए सजेशंस आ रहे थे सांसद महोदय से। तो काफ़ी सारे स्कोप है एजुकेशन सेक्टर में देने के लिए। मैं एक बात बोलूँगा, ये कोई एमपी लैट का जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, दिस आर नॉट फिक्स्ड टोटली। हम बहुत काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं एंड डायनामिक है। जैसे जैसे सजेशंस आते रहते हैं ऐसे ऐसे हम इसको इंक्लूड करते बाई इशू ऑफ सर्कुलर। जैसे रिसेंटली हमारा जो पुराना एमपी लैट गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन भी रिविजन के तौर पे हम हैं, वहाँ पे मोटराइज ट्राईसाइकिल है। अब मोटराइज ट्राईसाइकिल साथ साथ अभी एक माननीय संसद का रिकमेंडेशन आया, वो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देना चाहते, बैटरी ऑपरेटेड। अब बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी हमारे वहाँ पे नहीं है, तो मैंने वही बोला हम लोग फ्लेक्सिबल, डेफिनेटली एमपी लैट स्कीम इज फ्लेक्सिबल सो दैट लोकल एरिया का डेवलपमेंट हो, लोकली फेल्ट नीड्स को एड्रेस एमपी महोदय करे। तो इसको इसी हिसाब से हम फ्लेक्सिबल और डायनामिक स्कीम ही हम मान के चलते हैं। जो सांसद होते हैं वो अपनी जो रिकमेंडेशन है, जो उनके क्षेत्र में विकास कार्य करना है, वो मंत्रालय को देते हैं या फिर जिला अधिकारी के पास उसे देते हैं? जिला अधिकारी के पास देते हैं। जिला अधिकारी के पास। मंत्रालय का काम है एमपी लैट का स्कीम को मैनेज करना, जिले को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रिक्ट को स्टेट को पैसा देना, इसको मॉनिटरिंग करना और
इसका जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को सबको यूज़ के लिए रेडी करना। जहाँ तक सांसद महोदय का मामला है, वो उन्होंने सीधा जिला अधिकारी को, जो डिस्ट्रिक्ट नोडल या जो इम्प्लीमेंटिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उनको देना पड़ता है। तो जो सैंक्शन अगर हो जाता है जिलाधिकारी के द्वारा, तो वो क्या वो मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजते हैं? प्रेजेंटली वो सैंक्शन करके जो है रिपोर्ट ऐसा नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ पे मंत्रालय में रिपोर्ट जो आते हैं वो 3 ही रिपोर्ट आता है, MPR, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एंड ऑडिट रिपोर्ट। जी। अभी हमारा जो डिजिटाइजेशन वाला बात है, इसमें सैंक्शन भी उसी पोर्टल के अंदर करने का हम उम्मीद कर रहा हूँ। तो जब ये करेगा तो ऑटोमेटिकली जब सैंक्शन होगा, जब एक एक स्टेज का जो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट होगा, वो हमारा डेटाबेस में दिखाई देगा। जब डेटाबेस में डेटा आ जाएगा तो उसका रिपोर्ट हम कभी भी निकाल सकते हैं। वही हमारा टारगेट है। MPLAT का हर स्टेज का जो जो ट्रांजिशन ऑफ फंड का स्कोप आ रहा है, वो स्कोप हम पकड़ ले रियल टाइम बेसिस पे, और उसको हम जैसे हमारा रिपोर्ट का जरूरत होगा माननीय सांसदों का, माननीय सांसद समिति का, उनको हम प्लेस कर सकते हैं। अरिंदम, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं हम। जिस तरह से हमने देखा MPLAT के विषय में आपने विस्तार से हमें बताया किस तरह से मंत्रालय कार्य करता है और ये योजना किस तरह से पूरे देश में क्रियान्वित हो रही है। अगर हम बात करें संसदीय समिति के ओवरऑल रिकमेंडेशंस की, तो जो खास बिंदु रहे वो ये कि फंड जल्द से जल्द रिलीज हो, कोई देरी ना हो, परियोजनाएं समय पर पूरे हों, सांसदों के बदल जाने पर किसी तरह की परियोजनाओं में कोई लेट लतीफ़ी ना हो, और जिस तरह से आपने बताया कि डिजिटल इंडिया के तहत कागजी कार्रवाइयों को भी तुरंत गति से की जा रही है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मंत्रालय किस तरह से इस योजना को और प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहा है? मंत्रालय इस योजना को काफ़ी स्मार्ट और पीपल सेंट्रिक बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लोगों को भी पता चले, हमारा MP महोदय का जो भावना है, ये देश को लोकली फील्ड नीड्स को बढ़ाने के लिए ये कैसे करे। हमारा MPLAT का सारे जो लीगेसी प्रोजेक्ट्स है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हम पोर्टल पे लाएंगे, सो दैट हमारा देश का सारे जनता इसको देख सकते, और जहाँ जहाँ पे लोगों का कोई भी इच्छा है, आकांक्षा है, वो उनका MP महोदय को पास ले जाए, और MP महोदय जो उचित समझेंगे करेंगे। तो ये होगा हमारा देश का छोटे छोटे जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सारे स्कीम्स पहुँच नहीं पाते, MP महोदय उनका ये डिस्क्रिशनरी जो स्कीम है, ये लेके लोगों का सुविधाएं दे सकते हैं। बिल्कुल, जो सांसद हैं उनको MPLAT फंड्स मिलता है ताकि वो अपने क्षेत्र में, राज्य में, देश में विकास कार्य कर सकें, और इस ओर संसदीय समिति ने सरकार की प्रशंसा की, मंत्रालय की जो कामकाज हो रहा है, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। चर्चा में हमारे साथ उप महानिदेशक मंत्रालय से जुड़े थे अरिंदम मोदक। आपने हमें MPLAT फंड के विषय में, मंत्रालय किस तरह से कामकाज करता है और अब आगे MPLAT फंड को किस तरह से और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है, इस विषय में बताया। अरिंदम, आप इस कार्यक्रम में आए और संसदीय समिति की तमाम सिफारिशों पर अपनी राय रखी, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्राक्कलन संसदीय समिति की रिपोर्ट से यह बात तो साफ हो जाती है कि MPLAT फंड एक प्रभावी योजना है जिससे सांसद सीधे तौर पर अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा पाते हैं। संसदीय समिति ने इस योजना को और बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय को अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।